नमस्कार साथियों। आज मैं आपके पास एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर बात करने आया हूं। आप सोचिए कि यदि आपको ये नहीं मालूम हो कि आपके अधिकार क्या होंगे, आपकी सीमाएं क्या हैं, नियम क्या होंगे, देश को कैसे चलाया जाएगा, तो यह कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी व्यवस्था को चलाना, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर न्यायिक व्यवस्था हो। इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि हमारे किसी भी देश को चलाने के लिए यदि हम बात करें तो उसके लिए होता है एक संविधान, और यह बेहद जरूरी है भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना कि भारतीय संविधान क्या है। यदि हम भारतीय संविधान को जानेंगे, उसे समझेंगे, तो हम जान पाएंगे कि यह भारत देश का नाम भारत क्यों है, भारत क्यों कहा जाता है। आप भारत के नागरिक हैं तो क्यों भारत के नागरिक समझे जाते हैं, विदेशी और भारतीय नागरिकों में क्या अंतर है। समय समय पर आपने सुना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या आपके जो राजनीति में जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा या संसद में या यूं कहें विधानसभाओं में एक बात कही जाती है कि यह जो कानून बना है या कुछ भी आपके अधिकारों का जब वंचन किया जाता है तो बोला जाता है कि आपके मौलिक अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं ये मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व ये क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जिन्हें हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा जब हमारे मन में विचार आए तो ये कहां से आया, राष्ट्रपति का पद हमें कहां से मिलता है, हमारे देश को कहां से मिलता है। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पद की। जब माननीय प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो यह पद कहां से आया, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां की गई है। आप वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने वोट का प्रयोग कर इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक रूप से सरकारों का चयन करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये सरकारें जब आप मतदान देते हैं तो इनकी व्यवस्थाएं कहाँ की गई हैं, किस प्रकार सरकारों का गठन होगा, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या जिले की सरकारें हों, उनका गठन किस प्रकार किया जाएगा, उनमें बैठने वाले जनप्रतिनिधि, उनका जो मतदान आप करेंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी, यदि उन्हें हटाया जाना है तो उसके संबंध में उनके डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर उनकी योग्यताएं क्या होंगी। क्या आपने कभी इन पर विचार किया है? क्या आपने कभी जाना है कि भारत जिसको हम भारत बोलते हैं उसकी सीमाएं कितनी होंगी, भारत किससे मिलकर बना है, भारत क्या राज्यों का संघ होगा, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यह सब बातें मैं आज आपसे करने आया हूं। हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। जब अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते हैं और आईएएस के पदों को प्राप्त करते हैं और स्टेट सर्विस कमीशन में जब आप तैयारी करते हैं तो राजस्थान में आरएएस का एग्जाम जब आप देते हैं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से आपका आरएएस में चयन होता है, आप आरपीएस बनते हैं, आप आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। इन सब एग्जाम की व्यवस्था कहाँ की गई है। आरपीएससी का जब गठन किया जाता है तो आरपीएससी या यूपीएससी का जब गठन किया जाता है तो इसमें किन व्यक्तियों को लिया जाएगा, किन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, उनकी योग्यताएं क्या होंगी। क्या हमने कभी इन पर विचार किया है कि क्या यह सब व्यवस्थाएं कहाँ दी गई हैं। यह एक बहुत ही जरूरी मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम एक देश की बात करते हैं तो हम सबके लिए जानना जरूरी है कि इस देश की शासन व्यवस्था को, इस राजनीतिक व्यवस्था को, या यूं कहें कि सामाजिक व्यवस्था के संपूर्ण ताने बाने को कौन चला रहा है, इसका आधार क्या है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे यही बात करना चाहता हूँ। यह बात सबके लिए आवश्यक है, एक भारत के आम नागरिक के लिए भी, उन सब अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या वे सब लोग जो राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, या हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, या विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए। प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक नागरिक के लिए यह जरूरी है कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए, क्योंकि भारतीय संविधान ही वह एक मौलिक ग्रंथ है जो हमें बता सकता है कि भारत की प्रकृति क्या होगी, भारतीय के उद्देश्य क्या है, यही हमें बता सकता है। इसी संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यूं कहें मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अपनाया गया था। और अपनाते वक्त यदि आप बात करेंगे तो यह मैं आपको जो आज तारीख या दिन बता रहा हूं, यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख इसका किया गया है। आज मैं आपसे एक विस्तार में यह एक व्याख्यान इसीलिए देने आया हूं। आगे जब भी मैं कोई वीडियो अगर बनाऊंगा, कुछ भी अगर मैं करूंगा, तो उसमें
छोटे छोटे क्रम में आपको प्रयास करूंगा कि छोटे छोटे उसमें क्लिप्स बना सकूं, छोटे ऐसे वीडियोस बना सकूं 1 मिनट या 2 मिनट के, जो आपको भारतीय संविधान के संबंध में अपने आप को परिचित करा सकें, उसके संबंध में एक आपको ज्ञान हो सके कि किस प्रकार भारतीय संविधान के अंदर हमारे लिए प्रावधान किए गए हैं, क्या अनुच्छेद उसमें स्थापित किए गए हैं। तो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, भारत की प्रस्तावना हमें यह बताता है कि भारत देश के अंदर मूल शक्ति किसमें निहित है। तो जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो यहाँ कहा जाता है हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है। और जब अंत की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 की हम जब बात करते हैं, तो मिति मार्गशीर्ष जो आपकी हमने अभी आपको मैंने बताया, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के तहत इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। किसके द्वारा? हम भारत के लोगों के द्वारा। तो मतलब यह हमें बताता है कि भारत की मूल शक्ति किसमें है? भारत के लोगों में। कई बार आपने सुना होगा कि यह कहा जाता है कि संसद सर्वोच्च है, या कुछ लोग बोल देते हैं कि भारत के अंदर संसद में चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च हैं। सर्वोच्च संसद या प्रतिनिधि नहीं है, सर्वोच्च इस भारत के लोग हैं जो उनको चुनकर वहां भेजते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि समस्त शक्ति भारतीय जनता के अंदर है, भारतीय समुदाय जो हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनके अंदर है। वहीं हम बात करें भारतीय प्रस्तावना की, तो हमें बताता है कि भारत देश की प्रकृति क्या होगी, भारत देश कैसा होगा। जब हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत देश कैसा होगा आप समझिएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और यूं कहें लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो यह हमें क्या बताता है? भारत की प्रकृति बताता है। वहीं हम बात करें भारत के अंदर न्याय, समता और आप यूं कहें कि बंधुत्व की बात नहीं, बात करें स्वतंत्रता की बात करें, तो वह हमें कहाँ से मिलता है? उसका भी उल्लेख भारतीय हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, चाहे फिर वह सामाजिक न्याय हो या फिर आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो। और हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो जब हम बात करते हैं हमारी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता भी वहीं दी गई है। प्रभुत्व की जो अवसर की समानता है, वह भी उसकी बात भी यहीं हमारे प्रस्तावना में ही की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रस्तावना पूरे संविधान की मूल आत्मा है, और वह हमें बताता है कि भारत देश की प्रकृति क्या होगी, भारत के देश के अंदर मूल शक्ति किसमें निहित होगी। वहीं भारतीय प्रस्तावना को कब, भारतीय संविधान को कब लागू किया, उन सब बातों को उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। अगर हम बात करें भारत देश की, तो अगर हम बात करते हैं अध्याय 1 की, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में, इंडिया एवं यूनियन टेरिटरी। तो जब हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की, तो यहाँ जानना बहुत जरूरी है। यहाँ इसी चैप्टर 1 की जब हम बात करते हैं, अध्याय 1 की बात करें, अनुच्छेद 1 हमें कहता है भारत अर्थात इंडिया। आप देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट तौर पे बताया गया है इस देश का नाम भारत होगा। मतलब यह हमें यह बताता है कि भारत, इस देश का नाम भारत होगा अर्थात इंडिया होगा। क्योंकि जब संविधान का निर्माण जब कर रही थी, तो कुछ नैतिकता जब की बात आती है कि कोई भारत नाम रखना चाहते थे या कुछ इंडिया नाम रखना चाहते थे, तो फिर इसका अंत में यह निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया की हम इसमें रखें। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख मिलता है। अब भारत अर्थात इंडिया जो है वह कैसे बनेगा? वह बनेगा, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों से अब मिलकर एक भारत का निर्माण होगा। पर जब हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान सभा की बात चली, तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से पूरे ढांचे के अंदर राज्यों में इसलिए विभक्त किया गया है ताकि राजनीतिक प्रशासनिक रूप से सुगमता से सभी के कार्य इसमें हो सकें। बाकी ये नहीं कि भारत बटा हुआ, भारत एकत्व में, एकता और बंधुत्व के सूत्र में पिरोया हुआ एक पूरा राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो राज्यों का संघ होगा, राज्य क्षेत्र क्या बड़े होंगे या संघ जो राज्य हैं वह बड़े होंगे? यह सब प्रश्न यहाँ पर आपको समय समय पर मैं इसके उत्तर भी आपको दूंगा भारतीय संविधान के अनुरूप। जब हम बात करते हैं नागरिकता की, क्या आपने कभी सोचा कि आप भारतीय नागरिक हैं और जब विदेशी यहाँ पर आते हैं तो हम कहते हैं कि विदेशी नागरिक है? ऐसा क्यों है कि आप भारतीय नागरिक हैं और विदेशी नागरिक हैं? किन लोगों को भारतीय नागरिकता मिलती है, और यदि कोई विदेशी मूल के व्यक्ति भारत में आके निवास करते हैं तो कितने समय में उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी? यह सब प्रावधान नागरिकता के अंतर्गत किए गए हैं। अभी हम बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 2 के अंदर आपको मैंने बताया नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। वहीं अध्याय 3 की हम बात करते हैं, तो अध्याय 3 के अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ आपके मौलिक अधिकारों की बात होगी। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक भारत के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात इसमें की गई है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार इतने मौलिक होते हैं जो आपके भौतिक, नैतिक, मानसिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकारों की जब हम बात करें, भारतीय संविधान
जब लागू किया गया उस टाइम भारत के मौलिक अधिकारों में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख इसमें मिलता है। चाहे वह आपके समानता का अधिकार हो, या फिर वह आपके स्वतंत्रता का अधिकार हो, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार हो, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। तो यह इसमें मिलते हैं। और वहीं एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, जिसको 300 ए में 47th अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत उसको स्थापित कर दिया गया था, जो कि अब एक वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार से निकलकर अब एक वैधानिक अधिकार है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जाना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे उसकी संपत्ति से वंचित अब किया जा सकता है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसके पीछे के भी क्या कारण थे, मैं आने वाले अपने व्याख्यान में मैं बताऊंगा कि क्यों मौलिक अधिकार से निकाल कर उन्हें अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक अलग से प्रावधान कर दिए गए। अब समानता के अधिकार की मैंने आपसे बात की, जो 14 से लेकर जो हमारे आर्टिकल हैं 18 तक, उसमें समानता की बात की गई। समानता कैसी? विधि सबके लिए समान होगी, विधि सबके लिए समान संरक्षण करेगी, सबके लिए कानून बराबर होगा, चाहे वह बहुत बड़ा आदमी है या गरीब आदमी है। यदि आपने कोई अपराध किया है, कुछ किया, सभी के लिए समान रूप से व्यवहार करेगी। अगर हम बात करते हैं धर्म की, आपको धर्म, जाति, मूल, वंश के केवल इसी आधार पर विभेद किए जाने को संबंधित, जो नहीं किए जाने के संबंध में आपको आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 16 की, बातों को अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी, उनमें आरक्षण क्या होगा, कितने लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, उसकी बात यदि हम करें तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 16 में मिलता है। वहीं हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है। आप समझते हैं कि अनटचेबिलिटी तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। वहीं हम 18 की बात करें अनुच्छेद, तो है टाइटल ऑफ अबोलिशन। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे सेना या शिक्षा के सम्मान के अलावा कोई भी टाइटल यूज नहीं करेगा। राजा या इस प्रकार के सम्मान, आप समझते हैं एम्परर, राजा, सम्राट, इस प्रकार के जब नाम यूज किए जाते थे भारत की आज़ादी से पूर्व, तो वह उन सबको इस आर्टिकल 18 के तहत टाइटल ऑफ अबोलिशन, उपाधियों के अंत की तरफ समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, तो आप हमेशा सुनते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप धरने प्रदर्शन करते हैं, आप अनशन पे कुछ लोग चले जाते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या आपने कभी विचार किया कि यह विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है? यह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 से मिलती है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मिलती है। इसकी भी चर्चा हम विस्तार से आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आपने कभी सोचा है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर आपको दंडाधिकारी या यूं कहें मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है, ऐसा ऐसा आपको संरक्षण कहाँ से प्राप्त है? वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से आपको प्राप्त है। और 24 घंटे के भीतर जब आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उस दौरान पेश किया जाएगा, उस दौरान जो यात्रा का समय है वह भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यह ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि फैक्ट्रीज के अंदर, कारखानों के अंदर, या यूं कहें कि कुछ इस तरीके के जहाँ जोखिम भरे कार्य हैं, उन सब में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने का निषेध किया गया है? वह कहाँ से मिला है? वह भी अगर हम बात करते हैं तो उसका उल्लेख भी जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में और 24 में इसका वर्णन मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता की हम हमेशा बात करते हैं। आप मंदिरों में अपनी पूजा कर सकते हैं, धर्म को मानना, आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप उसकी उपासना कर सकते हैं, पूजा पद्धति आप अपनी अपना सकते हैं, अपने कर्मकांड आप कर सकते हैं, धार्मिक रिचुअल्स आप सब उसमें कर सकते हैं। तो यह स्वतंत्रता आपको कहाँ से मिली? अनुच्छेद 25 के अंदर इसका वर्णन मिलता है, 28 तक यही मिली। यदि हम बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदायों की, यदि हम बात करते हैं और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अध्ययन के लिए, जिनके लिए अलग से शिक्षण संस्थान की व्यवस्था हो, वह भी भारतीय मौलिक अधिकारों में हमें संरक्षण प्राप्त है। यदि सरकारों द्वारा कुछ इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, जो नियम आपके अनुकूल ना हो, जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हों, या यूं लगे कि आपके मौलिक अधिकारों कहीं ना कहीं आपका वंचन करते हों, और उसमें यदि आपको लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो उस स्थिति के अंदर रेमेडीज दी गई हैं। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आप हमेशा देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर या उच्च न्यायालय के अंदर आपके द्वारा आपके जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा रिट फाइल की गई है, सरकार द्वारा कोई आदेश ऐसा निकाला गया है, उसके खिलाफ रिट फाइल की गई है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अनुच्छेद 32 हमें क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की हमसे बात करता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो प्रतिषेध की बात करता है, उत्प्रेषण की बात करता है, अधिकार परीक्षा की बात करता है। इस प्रकार जो अलग अलग रिट दी गई हैं, उन रिट के अंतर्गत हम न्यायालय के अंदर जाकर मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो दायित्व, जो जिम्मेदारी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है। रिट अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रिट खुद स्वयं अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि उसे मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत। अब हम बात करें, यदि मैं ज़्यादा लंबा और इसे नहीं ले जाना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपना एक पूरा वीडियो मैं देता रहूँगा। अब हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, बात करें मौलिक कर्तव्यों की, यदि हम बात करें तो अब आगे आने साल में आपने कई बार देखा होगा कि
सरकारों का गठन किया जाता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा, उनका चयन किस प्रकार किया गया है, कितनी सीटें हैं तो उन सीटों पर किस प्रकार चयन किया गया, तो यदि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में सीटें कितनी, इन सीटों का निर्धारण किस प्रकार किया गया। आने वाले समय में भी आप सुन रहे हैं कि अभी भारतीय सेंसस जो है, भारतीय जनगणना प्रारंभ हो गई है और परिसीमन भी किया जाएगा, तो उस आधार पे क्या भारत के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर क्या सीटें बढ़ेंगी और सीटें आज ही क्यों बढ़ेंगी। गत इतने वर्षों में आज़ादी के बाद आज तक सीटों का कितनी बार सीटें बढ़ी, कितनी बार सीटें बढ़ाई जाएंगी या आगे बढ़ने के हैं या उम्मीद है भी या नहीं है। तो यह सब बात भी हम इसके अंदर करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर तरीके से राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति भारत की इस पूरी परिधि में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो मेरा आज आपको ये लेक्चर देने का, एक इतना बड़ा व्याख्यान देने का एक कारण सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक, जहाँ तक भी मैं कोशिश करूँगा संभव हो सके, इस भारतीय संविधान से आपको अवगत करा सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र भारत को जानना। क्योंकि देखिए, आप सुनते हैं कि एक राज्य का नाम बदल दिया गया, क्या आपको मालूम है कि राज्य का नाम क्यों बदला गया, कैसे बदला गया, किन प्रक्रियाओं के तहत बदला गया। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में उसके समस्त कारण आपको उसमें मिल जाएंगे और उनमें प्रक्रियाएं उसमें मिल जाएंगी। तो वह सब आपसे मैं अध्ययन करवाना चाहूँगा। उसके बाद मौलिक अधिकारों में मैंने भी आपसे बात की, नीति तत्वों की बात की, निर्वाचन आयोग किस प्रकार इलेक्शन कराता है, निर्वाचन आयोग के व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार उनका कार्यकाल कितना होगा, सदस्य उनके कितने होंगे, किस आधार पे वे आपसे आप किस प्रकार आचार संहिता जब लगाई जाती है तो आचार संहिता कब से लागू हो जाती है, क्यों लागू हो जाती है, आचार संहिता के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी बात भी हम यहीं पे करेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार हम बात करते हैं परवर समिति की, लोक लेखा समिति की भी संविधान की, जो पार्लियामेंट में गठित की जाती हैं, जो सरकारों द्वारा किए गए खर्च की निगरानी रखती हैं और उस पर चर्चा का विषय भी करती है। तो उसमें कितने लोग लोकसभा राज्यसभा के होंगे, कितने लोग संसद के उसमें शामिल होंगे, उसका मुखिया कौन होगा, उसके अध्यक्ष कौन चुने जाएंगे, यह बातें बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की, भारतीय के हमारे उच्च न्यायालय की, तो जब हम न्यायालयों की बात करते हैं, चाहे वह जिला स्तर पे हो या फिर वह आपके राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, जो जो हमारे त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है, जब हम इसकी बात करेंगे तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि इनका चयन किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार उच्च न्यायालय के अंदर नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार उनका कार्यकाल होता है, कितने समय, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, हम इस सब पे भी बात करेंगे। उनकी शक्तियां क्या होंगी, किस प्रकार 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश पारित कर किसी भी कानून को बना सकता है, यदि संसद उस कार्य को करने में विफल हो जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यदि लगता है कि यह कानून भारत के नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकती है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक है? तो उसके साथ साथ दूसरा यह प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। साथ साथ मैं कहता हूँ कि जब भी आप शपथ देखते हैं, नेताओं द्वारा ली जाती है या हमारे विधायकों द्वारा दी, संसद के प्रतिनिधियों द्वारा जब यह शपथ ली जाती है, शपथ की शब्द भी आपको मालूम होना चाहिए उसमें क्या बोला जाता है, क्या किया जाता है। इसी प्रकार जब हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की जब बात करें, वह जब अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है तो वह भारतीय संविधान के संरक्षण की भी एक शपथ लेता है। तो भारतीय संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी न्यायपालिका के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के ऊपर भी है, ऐसा भारतीय संविधान में दिया गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मूल बातें जो मैं आपसे करूंगा, और यह मैं समझता हूं कि एक लंबे समय तक चलने वाला मेरा यह लेक्चर, या यूं कहीं संविधान की एक पाठशाला या संविधान का एक पथ, जिसपे हमने यह विचार किया क्यों नहीं मुझे भारत के नागरिकों तक यह अपनी बात पहुंचानी चाहिए और बताना चाहिए कि भारतीय संविधान क्या है और भारत की देश की व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, एक आपके देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार चलाई जा रही है, किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये ढांचा क्या है, किस प्रकार कैबिनेट क्या है, सचिवालय क्या है, सचिवालय किस प्रकार काम करता है, विभाग क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, एक मंत्री के नीचे जो अधिकारी होते हैं वे किस प्रकार काम करते हैं। क्या हम हमेशा कह देते हैं कि मंत्री के नीचे एक अधिकारी है, तो यह जिस प्रकार के शब्द हम यूज करते हैं क्या ये सही है? हमें जानना होगा कि राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है। जिस प्रकार आप यूँ बात करें, ट्रेन की दो पटरियां हैं और वो चलती साथ साथ हैं और एक ही गंतव्य स्थान पर जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ वे पहुँचती हैं। इसी प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर एक तरफ ब्यूरोक्रेसी काम करते थे, वो राजनीतिक व्यक्ति काम करते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो काम करते हैं, जो प्रशासनिक लोग होते हैं, वह अपने वो एग्जाम के माध्यम से चुनकर यहाँ पर आप आके बैठते हैं, एग्जाम के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाती है, जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति यहाँ पर बैठते हैं। बट दोनों साथ ही अपने एक पैरेलल लाइन की तरह, ट्रेन की लाइन की तरह काम करते हैं और देश के विकास में अपना कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मेरे लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहेंगे और यह आप सुनिएगा। और आज मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर में समय निकाल कर, जरूर लंबा है पर अपना समय निकाल कर इसे सुनिए, और पुनः मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा अपने
पहले लेक्चर के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना या मौलिक अधिकार जो भी मुझे उचित लगेगा कि पहले मुझे ये बताया जाना आपके लिए जरूरी है, तो पुनः आपके पास आकर फिर से अपना एक वीडियो मैं इसमें डालूंगा। और प्लीज़ आप इसे सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये हम सब के लिए और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भारतीय संविधान का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान का जानना ही वास्तविकता में एक्चुअली भारत का नागरिक होना का एक बहुत ही मूल कारण भी है। धन्यवाद।